हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ हैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपनी वर्डिक्ट्स में कहा है। और ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे आते हैं और एग्जाम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ए.के. गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में जो ए.के. गोपालन थे वो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के और इन्हें अरेस्ट किया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंडर में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर में जो भी इंसान कुछ क्राइम करने वाले हैं इन फ्यूचर, उन्हें पहले ही अरेस्ट करते हुए जो क्राइम होने वाला है उसे रोका जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए उसको पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं ताकि वो क्राइम ना हो। तो इस केस में उनको अरेस्ट, गवर्नमेंट ने ए.के. गोपाल को अरेस्ट किया गया था और उनको जेल के अंदर डाल दिया था 1947 के अंदर विदाउट एनी ट्रायल। तो इस केस में ए.के. गोपाल जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 हेबियस कॉर्पस रिट के थ्रू उन्होंने केस फाइल किया था और उन्हें ये बताया गया था कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 राइट टू लाइफ, इनका वायलेशन हुआ है, ये उनका वायलेशन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बताया गया था कि जो हमारे इंडिया के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में कहा गया है, वो रूल फॉलो होता है, नॉट बाय ड्यू प्रोसेस, जो कि अमेरिका में फॉलो होता है। जो भी आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो भी लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली किया जाएगा, वो सब एक्ट, सारे एक्ट सही माने जाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का जो एक्ट था उनको ए.के. गोपाल को अरेस्ट करने का, यहाँ पर उसको पूरी वैलिडिटी दे दी गई थी। तो इस केस में जो गवर्नमेंट का एक्ट था उसको पूरा सही माना गया। हमारा सेकंड केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस के अंडर में जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्ट बनाया था, पंजाब सिक्योरिटी एक्ट, ये उन्होंने पास किया था। इस एक्ट के अंडर में उन्होंने ये बताया था कि जो प्रॉपर्टी जो होल्ड करेंगे, जो भी नॉर्मल पर्सन जो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे स्टेट, पंजाब स्टेट के अंदर, वो कुछ सर्टन अमाउंट ही कर सकते हैं, मतलब कुछ सर्टन अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करते हुए ये बताया था कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ही वो होल्ड कर सकते हैं, बाकी सब गवर्नमेंट उनसे ले लेगी। अब इस केस के अंदर जो गोलकनाथ ब्रदर्स थे उनकी कुछ लैंड थी, तो उनकी कुछ 80% लैंड जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी इस एक्ट के अंडर में। तो इस एक्ट के अंदर गोलकनाथ ब्रदर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हुए ये कहा कि हमारा आर्टिकल 19 का एबॉलिशन हो रहा है, जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड राइट टू मेंटेन प्रॉपर्टी। तो इस राइट का एबॉलिशन का हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर स्टेट के पास ये पावर दी गई है कि वो अमेंड कर सकते हैं कोई से भी आर्टिकल को। और आर्टिकल 30 हमें ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी कहीं भी अगर वायलेशन होता है तो उस आर्टिकल या उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस केस के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ये दिया कि जो आर्टिकल 13 है वो ही सुपीरियर माना जाएगा। मतलब जो भी केस, जो भी लॉ, जो भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉलेट करेगा तो उस आर्टिकल या उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट केस है केशवान भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए ध्यान से सुनना। इस केस में यह हुआ था कि जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को पास किया था, इस एक्ट में बताया गया था कि जो प्रॉपर्टी जो होल्ड करते हैं, कौन कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, कौन कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। अब इस केस के अंदर में केशवान भारती जो कि अवनीर मठ की जो हेड थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन ग्राउंड्स आर्टिकल 14, 19, 1F, 25, 26 को वॉल्यूशन के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया था और इस केस को लड़ा फेमस एडवोकेट नानी पालकीवाला ने। अब ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 19, 1F राइट टू एक्वायर, होल्ड, मैनेज प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आर्टिकल 25 right to freedom to profess, propagate and practice any religion. Article 26 right to manage religious affairs. अभी सब आर्टिकल्स का यहाँ पर वॉल्यूशन हुआ था। इस केस के अंदर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और नॉट? अभी अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड मतलब कि कुछ प्रोविजन या कुछ आर्टिकल के अंदर कुछ ऐड करना या कुछ हटाना या कुछ रद्द करना, इसका मतलब होता है अमेंड या फिर अमेंडमेंट। और सेकंड क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि अगर पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स,
तो कहाँ तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक वो अमेंड कर सकती है। तो इस केस में जजमेंट ये आया था कि यस फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। और इस केस में जो गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि अपन ने पहले डिस्कस किया है, उस केस को ओवरऑल करते हुए ये कहा था कि गुजरात ने तो ये बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते हैं, और इस केस में ओवरऑल करते हुए केस में भारतीय केस में उसको बता दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस के अंदर मेनका गांधी का पासपोर्ट जो था वो पासपोर्ट अथॉरिटीज ने अंडर सेक्शन 10 ऑफ पासपोर्ट एक्ट के अंदर में उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया था, जब्त कर लिया गया था। और उन्होंने पूछा कि हमारा पासपोर्ट क्यों सीज किया है, क्यों जब्त किया है, तो उन्होंने कुछ उनको रीजन नहीं बताया था, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इस केस के अंदर मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज करते हुए ये कहा कि ये मेरा वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें कहा गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि कोई भी अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो कोई सा भी एक्ट जब परफॉर्म करेगी तो जो प्रोसीजर है जो लॉ ने एस्टेब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें एक्ट करना है, और उन्हें उनको रीजन भी बताने पड़ेंगे काहे के लिए उन्होंने किया है। तो इस एक्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया कि जो एक्ट किया है पासपोर्ट अथॉरिटीज ने वो अनफेयर है, अनरीजनेबल है, और उनका पासपोर्ट उनको वापस करना पड़ेगा। तो जो भी हम काम करते हैं, मतलब जो भी पब्लिक अथॉरिटीज काम करती है, उन्हें अपना जो एक्ट को परफॉर्म करते हैं उन्होंने उसका रीजन बताना पड़ेगा। ये इंसान का एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो उन्होंने रीजन नहीं बताया था, तो ये जो प्रोसीजर उन्होंने जो फॉलो किया था वो अनफेयर और अनरीजनेबल डिक्लेयर करते हुए उनका पासपोर्ट उनको वापस कर दिया था। हमारा नेक्स्ट केस है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल जो लागू करते हैं उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस इशू की गई थी। इस केस में आर्टिकल 56 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें प्रेसिडेंट रूल जो कि स्टेट इमरजेंसी के नाम से हम जानते हैं, इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी। अभी इसमें दो चीजें बताई गई थी कि किस किस केस में प्रेसिडेंट रूल को हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ओनली इन एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस और सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही लगा सकते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो ब्रेकडाउन होता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हमारा फेलियर होता है, जब भी हम प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। और ना कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी खुद की ओन कन्वीनियंस के लिए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दे, ऐसा वो नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो उसमें सेकंड चीज ये बोली गई थी कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, मतलब जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है अगर वो अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरीली, मैलाफाइडली एंड इररिलेवेंटली यूज करता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट को ये प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने से रोका भी जा सकता है। हमारा नेक्स्ट केस है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट अरेस्ट के ऊपर गाइडलाइंस बताई गई थी। जो पहला पॉइंट है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना कंपलसरी है, मतलब वो किस वजह से और किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, उसे अरेस्टेड पर्सन को जो भी अथॉरिटी अरेस्ट किया है उसे उनको बताना कंपलसरी है। मतलब इसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है अगर उसको किस वजह से अरेस्ट किया है और वो नहीं बताते हैं तो उसका यहाँ पे वायलेशन होता है। अब सेकेंड चीज ये है कि विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, मतलब जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको अरेस्ट करना है, मतलब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। अगर 24 आवर्स के बियॉन्ड जाके कुछ उसको कस्टडी में कुछ पूछताछ करनी रहती है या कुछ भी करना रहता है तो उन्हें मजिस्ट्रेट से स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर 24 आवर्स के अगर मजिस्ट्रेट की परमिशन भी नहीं ली और सामने पेश भी नहीं किया तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसका से राइट है कि वो हेबियस कॉर्पस की रेट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि उसे अरेस्ट नहीं किया है, तो इस रेट के थ्रू जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है कि जो डिटेंड पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसे आप फ्री कर दीजिए क्योंकि आपने उसे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। ये सब इनलीगल एक्ट्स है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, अगर कोई भी पर्सन अगर अरेस्टेड पर्सन है उसे हम किसी बाहर जाके अरेस्ट करते हैं
मतलब कि उसको अरेस्ट कर लिया, अब किसी को इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं कि वो अरेस्टेड हो गया है, तो यहाँ पे जो भी अथॉरिटी अरेस्ट करेगी उसको कंपलसरीली उनको बताना पड़ेगा, उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी हो उसको बताना पड़ेगा, किसी भी एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इस XYZ पर्सन को हमने अरेस्ट किया है, इस वजह से अरेस्ट किया है, इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया है, तो उसे बताना पड़ेगा, ये उसका एक राइट है। आज हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए लॉ के साथ, और सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।